हेलो एवरीवन, सुन पा रहे हो मुझको? यस सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या हाल है? खराब सर। सब बढ़िया? हेलो। अच्छा, तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने अलग अलग तरीके के प्रोसेस देख लिए थे, है ना? हम लोगों ने कौन कौन से प्रोसेस देख लिए थे लास्ट क्लास तक? बताइए, कौन कौन से प्रोसेस देख लिए थे हम लोगों ने लास्ट क्लास तक? से एडियाबैटिक प्रोसेस, हम लोगों ने आइसोथर्मल देख लिया था, आइसोकोरिक देख लिया था, और आइसोबारिक देख लिया था, और एडियाबैटिक, एडियाबैटिक देख लिया था, और क्या देखा था? पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक भी देख लिया था, है ना? अब हमारा अगला टॉपिक है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का मीनिंग क्या होता है? तो बेटा साइक्लिक प्रोसेस होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि सिस्टम का फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो। ठीक है? क्या होता है? अ प्रोसेस वेयर फाइनल स्टेट and initial state are सेम। ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो जाए उसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं। इसकी हमें क्या जरूरत पड़ी? हमें साइक्लिक प्रोसेस हमारे जीवन में क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, ये समझो। देखिए, आपको कोई भी इंजन बनाना है। अरे यार, ये हैंग हो गया, तो जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक हो गया? नहीं, तो हमारे पास साइक्लिक प्रोसेस था। मैंने क्या लिखा है? साइक्लिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो। इसकी हमें क्या जरूरत है? क्यों हम साइक्लिक प्रोसेस को स्पेशली अलग से पढ़ रहे हैं? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस अल्टीमेटली हमारे जो बेसिक प्रोसेसेस हैं उन्हीं का कॉम्बिनेशन होगा। फाइनली हमारा सिस्टम वापस से इनिशियल स्टेट के पे ही पहुंच जाएगा। इसका क्या पर्पस है हमारे जीवन में? क्यों हमारे लिए साइक्लिक प्रोसेस जरूरी है? तो सीधा सा कारण है, आप कोई भी इंजन ले लीजिए, चाहे स्टीम इंजन ले लीजिए, चाहे कोई भी अपनी गाड़ी का इंजन ले लीजिए, हम इन सभी इंजन में क्या होते हैं, करना चाहते हैं, प्रोसेस को रिपीट करना चाहते हैं, राइट? तभी तो एक ही चीज बार बार करता रहेगा इंजन, करता रहेगा और चक्का लगातार घूमता रहेगा गाड़ी का, है ना? प्रोसेस रिपीट्स। हम एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट करना चाहते हैं। अब प्रोसेस रिपीट कब होगा? तभी होगा ना जब एक साइकिल के बाद दोबारा से सेम पोजीशन पे हो, है ना? अदरवाइज प्रोसेस को आप रिपीट कैसे कराओगे? अगर आपको कार का टायर लगातार घुमाना है तो आपके इंजन से आप चाहते हो कि वो बार बार एक ही काम करता रहे। अब बार बार एक ही काम करने के लिए क्या तरीका है कि अपना प्रोसेस, जो भी वो प्रोसेस कर रहा था उसको रिपीट करें। और रिपीट अभी होगा जब प्रोसेस साइक्लिक हो, फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट सेम हो जाए, ताकि पहला साइकिल जहां कंप्लीट होगा, सेकंड बार सेम प्रोसेस वहीं से शुरू होगा, फिर वहीं से शुरू होगा। तो एक ही चीज बार बार रिपीट होती रहेगी। ठीक है? अब साइक्लिक प्रोसेस कई तरीके के हो सकते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने मैंने यहां बना दिया। ठीक है? इसमें क्या हो रहा है? ये मेरा लेट से स्टेट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है? तो ये जो साइक्लिक प्रोसेस है ए बी सी डी ए, साइक्लिक प्रोसेस का नाम क्या है? ए बी सी डी ए, ये साइक्लिक प्रोसेस है। इट इज मेड ऑफ
4 प्रोसेसेस, कौन कौन से? A to B, B to C, C to D एंड D to A। ओके, कोई दिक्कत है इसमें? ये आपका साइक्लिक प्रोसेस है, A to B, B to C, C to D और D to A। फाइनल और इनिशियल देखो, ये फाइनल वाला स्टेट A और इनिशियल वाला स्टेट A सेम है। हमेशा ही एक आपके पीवी कर्व पे या पीटी कर्व पे या कोई भी, अगर आप पीवी ले लो, पीटी ले लो या टीवी ले लो, कोई भी कर्व ले लोगे, इन सब में फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट सेम होगा। एक साइकिल बनाएगा, एक क्लोज लूप हमारा ये साइक्लिक प्रोसेस बनाएगा इन सारे ही कर्व्स पे। ठीक है, कोई दिक्कत है? साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसमें? नो सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्क डन ड्यूरिंग। सर रुकिए सर, कॉपी करने दीजिए। फटाफट कर लो। कॉपी हो गया? हो गया सर। ठीक, देखो अब बात कर रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस। मैंने यहाँ पे 2 साइकिल लिए। पहले इस वाले के बारे में बात करते हैं, इस लेफ्ट साइड वाले प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। क्या हो रहा है? ये P1 V1 से P2 V1 गया, फिर P2 V2 गया, फिर P1 V2 आ गया और अल्टीमेटली वापस से P1 V1 पे आके रुक गया, है ना? ये हमारा साइकिल है। मैं चाहता हूं इस प्रोसेस में वर्क डन निकालना। देखो इस प्रोसेस में अगर हम देखें A B C D A, जो 4 प्रोसेस हैं उसमें A से B कैसा प्रोसेस है? A से B सर आइसोकोरिक प्रोसेस है, इसमें कोई वर्क डन नहीं होगा। ओके, B to C कैसा है? आइसोबारिक। इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? इसमें वर्क डन हो जाएगा प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज P2 इंटू V2 माइनस V1। C से D फिर से आइसोकोरिक है, इसमें वर्क डन 0 होगा। और D से A आइसोबारिक है, फिर से इसमें वर्क डन कितना हो जाएगा? अब प्रेशर P1 है, P1 इंटू डेल्टा V, डेल्टा V इस पर क्या होगा? फाइनल वॉल्यूम V1, इनिशियल वॉल्यूम V2। तो टोटल वर्क अगर आप निकालने जाओगे यहाँ पे, तो टोटल वर्क आप यहाँ से जोड़ सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, राइट? आप इसमें आर्ग्यू कर सकते हो कि सर दिस इज P2 माइनस P1, दिस इज V2 माइनस V1, सो दिस इज द एरिया ऑफ दिस साइकिल, राइट? इस चीज को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। देखिए A से B में तो कोई वर्क नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि बेसिकली आपका वर्क डन होता क्या है? वर्क डन होता है पीवी कर्व का एरिया अंडर द कर्व। नाउ फ्रॉम A टू B देयर इज नो एरिया बिलो द कर्व, सो A से लेके B में कोई वर्क नहीं हो रहा है। B से C में देखिएगा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव है, सो दिस होल एरिया इज द पॉजिटिव वर्क डन बाय द गैस। C से D में फिर से कोई वर्क नहीं हुआ, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस D टू A वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, सो यहां पर जो वर्क होगा वो गैस वापस ले रहा है, मतलब हमें गैस पे वर्क करना पड़ रहा है। वर्क डन बाय गैस यहां पर नेगेटिव है, इसलिए ये वाला जो एरिया है इस D से A वाला, ये वाला एरिया कैंसिल आउट हो गया, एंड दिस इज द वर्क डन। ओके, कोई दिक्कत? समझ में आई बात? हाँ या ना? सिर्फ ये अंदर वाला जो साइकिल के अंदर वाला जो एरिया, यही वर्क डन होगा। सेकंड केस में, अच्छा ये वाला एरिया आप सीधे लिख सकते हो क्या? P2 माइनस P1 इंटू V2 माइनस V1, जो अपन ने यहाँ पे इतनी मेहनत से पहुंचे थे। सेकंड वाले केस में हम फिर से बोल सकते हैं ये वाला एरिया ही वर्क डन होगा।
बट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ दिस एरिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली अगर आप देखोगे तो P1 मतलब ये वाला प्रोसेस क्या है, इधर A, ये B, ये C, ये D। अब A से B जाना वाला जो वर्क है वो तो पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन D से A आने वाला वर्क नेगेटिव है क्योंकि यहां पर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो बड़ा वाला एरिया जो है वो नेगेटिव वर्क है, छोटा वाला एरिया पॉजिटिव वर्क है, तो जो रिमेनिंग एरिया होगा वो नेगेटिव होगा, वर्क डन जो है वो माइनस ऑफ दिस एरिया होगा। अब आप इस चीज को कैसे समझोगे? कई लोग बोलते हैं कि क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव है और एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन नेगेटिव है। मैं इसको ऐसे याद रखने के लिए नहीं बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं, इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज वर्क डन पॉजिटिव होता है। बाय गैस के बारे में बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय गैस के बारे में बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री में बात करोगे तो ये वाला वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? सो इफ वॉल्यूम इंक्रीजेज वर्क डन पॉजिटिव होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। नाउ इन दिस केस if volume increases at higher pressure and decreases at lower pressure, अगर वॉल्यूम इंक्रीज करता है हायर प्रेशर पे और डिक्रीज करता है लोअर प्रेशर पे, तब क्या होगा? देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर हायर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा होगा, लोअर प्रेशर पे अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा और हायर प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो नेगेटिव वर्क ज्यादा होगा। फर्स्ट केस में देखिए हायर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, लोअर प्रेशर पे डिक्रीज कर रहा है। सेकंड केस में लोअर प्रेशर पे इंक्रीज कर रहा है, हायर प्रेशर पे डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट केस में क्योंकि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है इसलिए पॉजिटिव वर्क ज्यादा है। सेकंड केस में क्योंकि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है इसलिए नेगेटिव वर्क ज्यादा है, इसलिए यहां पर नेट वर्क पॉजिटिव होगा, यहां पर नेट वर्क नेगेटिव होगा। ओके, कोई दिक्कत? कई बार लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज याद करते हैं कि क्लॉकवाइज वर्क, अगर ग्राफ क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वर्क डन नेगेटिव होगा। ठीक है, वो आप याद भी कर सकते हो, बट बाद में क्या होगा कि आपको एग्जाम में जाके भूल जाओगे कि यार क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव था कि एंटी क्लॉकवाइज वाला पॉजिटिव था। पहली दिक्कत ये होगी। दूसरी दिक्कत ये होगी कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये, इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आपके हिसाब से नेगेटिव होना चाहिए, बट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज सर हाँ सर कॉपी करने दीजिए सर। वो करा दूंगा, एक बार कंप्लीट तो करने दो जो बोल रहा हूँ। यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होने के बावजूद वर्क डन पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे V और P इंटरचेंज कर दिया हमने, तो हायर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये वाला ही एरिया वर्क होगा, लेकिन ये वाला वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नीचे वाले एरिया से मतलब नहीं है, हमारा एरिया कौन सा काउंट होगा, ये वाला, इस वाले एरिया में से आप ये वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया बचेगा, दिस इज पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि एट हायर प्रेशर वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग। ओके बेटा, अब कॉपी कर लो जल्दी से।
कॉपी हो गया? आगे बढ़ रहा हूं सर अगले वाला डायग्राम दिखाइए सर। ध्यान दीजिएगा बेटा, जब वर्क डन होता है ना वो इंटीग्रेशन पी डीवी होता है, इट इज नॉट इंटीग्रेशन वी डीपी। इसलिए आपको ये नीचे वाला एरिया नहीं देखना, इधर वाला एरिया देखना है। वॉल्यूम में थोड़ा चेंज लाके प्रेशर से मल्टीप्लाई करके आपको एरिया देखना पड़ेगा, राइट। मतलब वॉल्यूम एक्सिस के ऊपर जो एरिया गिरेगा ना वो वाला एरिया वर्क डन के लिए काम होगा, वर्क डन के लिए यूज होगा। ओके आगे बढ़ रहा हूं, फटाफट बताएंगे। फाइंड वर्क डन बाय गैस इन द फॉलोइंग केसेस। इन दोनों केसेस में वर्क डन कैलकुलेट करके बताइए मेरे को। पहले तो ये बताइए वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। फर्स्ट केस में बात करेंगे, वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, पहले ये बताइए मेरे को। कोई तो बता दो यार। पॉजिटिव होगा सर। क्यों पॉजिटिव होगा बेटा? क्यों पॉजिटिव होगा फर्स्ट केस में वर्क डन? क्योंकि सर कम प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और ज्यादा प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव होगा सर वर्क, है ना। ओके सर। ठीक है, तो बेसिकली और वर्क डन होगा कितना, ये वाला एरिया। ये किस चीज का एरिया है, शेप कैसा है सर, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये वर्क डन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो पॉजिटिव है, एरिया कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू V2 माइनस V1 इंटू हाइट इज P2 माइनस P1। आंसर हाँ या ना? ये सर्कुलर दिख रहा है, इसमें बताइए तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखो वर्क डन होता है सर नेगेटिव होगा सर। हाँ, वर्क डन क्योंकि होता सर है पी डेल्टा वॉल्यूम हायर प्रेशर में। हाँ देखो भाई, वर्क डन होता है पी डेल्टा वी। अब साइक्लिक प्रोसेस में क्या है, फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम तो पॉजिटिव इक्वली होगा, मतलब कि जितना वॉल्यूम इंक्रीज करेगा उतना वॉल्यूम वापस डिक्रीज भी होना ही होना, ठीक है। तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है। अब जब डेल्टा वी पॉजिटिव है, मतलब जब वॉल्यूम बढ़ रहा है, उस वक्त अगर प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव वर्क ज्यादा होगा, इसलिए नेटवर्क पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है,
जब प्रेशर ज्यादा उस वक्त वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस होगा। माइनस कितना, इस सर्कल का एरिया है ना, तो दैट इज इक्वल टू पाई, रेडियस कितना है v2 माइनस v1/2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो जरा। यस सर। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये आपका कितना है v2 माइनस v1/2, जिसका स्क्वायर आपने कर दिया, पर ये आपका थोड़ा ना v2 माइनस v1/2 है। दिखने भले ही ये ग्राफ सर्कल है, सर्कल है नहीं है। इसका एक्स डायरेक्शन का मतलब, अगर आपको रेडियस ही बोलना है तो रेडियस ही बोल देता हूं मैं आपके लिए, बट एक्स डायरेक्शन में अगर आप रेडियस बोलोगे तो क्या है वो v2 माइनस v1/2 है, बट वाई डायरेक्शन में रेडियस कितना है p2 माइनस p1/2 है। ये सर्कल नहीं है, ये एलिप्स है। इसको क्या क्या बोलना चाहिए, सेमी मेजर एक्सिस एंड सेमी माइनर एक्सिस। दो सेमी एक्सिस जो है, एक तो है v2 माइनस v1/2, दूसरा है p2 माइनस p1/2। समझ में आई बात। तो यहां पर जो वर्क डन होगा दैट इज इक्वल टू माइनस, आप बताइए तो जरा, एलिप्स का एरिया कितना होता है, पढ़ा है ना आप लोगों ने मैथ्स में, एलिप्स का एरिया कितना होता है, पाई ए बी होता है, जहां ए और बी क्या है, सेमी मेजर एंड सेमी माइनर एक्सिस। भूल गए, यहां पे क्या हो जाएगा, माइनस पाई, ए इज v2 माइनस v1/2 एंड b इज p2 माइनस p1/2। अब हमें नहीं पता कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है, क्योंकि कंपेयर कर भी नहीं सकते, क्योंकि एक तरफ वॉल्यूम एक तरफ प्रेशर है, नहीं बोल सकते कि इतना प्रेशर इतने वॉल्यूम से ज़्यादा होता है, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस है, बट उससे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा जो एरिया ऑफ एलिप्स का जो फॉर्मूला है वो सेमी मेजर और सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ के में सिमेट्रिक है। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पाई v2 माइनस v1/2 इंटू p2 माइनस v1/2, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, माइनस साइन क्या बता रहा है, सो माइनस क्यों आया, क्योंकि हायर प्रेशर पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है और लोअर प्रेशर पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, राइट। सर कॉपी कर रहे, रुकिए। कर लिए, सर कर रहे हैं सर। ठीक है, करो जल्दी। कॉपी हो गया, हो गया सर। सर बोल रहे थे सर कि अगर सेकंड वाले डायग्राम में आपका फी ऊपर होता, पी नीचे होता तो पॉजिटिव होता ना वर्क। हाँ, मतलब वाई एक्सिस पे वॉल्यूम होता, एक्स एक्सिस पे प्रेशर होता तो पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, ओके सर। सबने कॉपी कर लिया, तो ये एग्जाम्पल है, कॉपी करो और इसको ट्राई भी करो एक बार। मुझे मालूम है इसको ट्राई करने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होगी, बट मैं चाहता हूँ एक बार आपको ये अंदाज़ा लगे कि हाँ, ये इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सोचने में कितने डिफिकल्ट हो सकते हैं, ताकि जब मैं आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का मेथड बताऊँ तो आपको लगे हाँ, ये मेथड सीखने लायक है, और इस मेथड को सीखने के बाद क्वेश्चन ईजी होता है, और कितना सिग्निफिकेंटली ईजी होता है ये भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इसलिए बोलूँगा, सिर्फ इस कारण से बोल रहा हूँ कि आप एक बार इस क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से और मीनिंग समझकर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए, पढ़िए, कॉपी करिए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई एम गिविंग यू 11 मिनट टू डू इट। ठीक है, मतलब
4:09 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, 4:20 तक का टाइम ले रहा हूँ। चलिए ट्राई करिए।
सर हम्म सर पहले पार्ट में डेल्टा यू निकालना है हम लोग को ना। नहीं, हाँ ठीक है, डेल्टा यू निकाल के निकालोगे, और कैसे निकालोगे? चलो मेरे 10 मिनट हो गए, मेरे ख्याल से आप में से कोई आंसर के आसपास पहुंचा है क्या? नहीं पहुंचा तो मैं सॉल्यूशन शुरू करता हूं। हो गए 11 मिनट वैसे। शुरू करूं मैं? डिफिकल्ट लग रहा है क्वेश्चन कि नहीं लग रहा? थोड़ा सा ईमानदारी से बताना, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है? यस सर। हाँ सर। बिकॉज देयर आर टू मेनी थिंग्स गोइंग एट द, मतलब एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही है क्वेश्चन में, तो लग रहा है कि कब किसका क्या यूज करें, कहां पे करें, राइट? यही सब दिक्कत हो रही है ना। कोई भी आपके दिमाग में कोई स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है जिस स्ट्रक्चर का यूज करके इस क्वेश्चन को अप्रोच किया जाए, है ना। जो बहुत समझदार होगा आप में से वो शायद ये कर रहा होगा, मैं कोशिश करता हूं, अगर मेरे को ये मेथड नहीं आता होता लेट से, तो मैं क्या कर रहा होता उस हिसाब से बता रहा हूं। In the process, in the figure, the sample of an ideal gas is taken through cyclic process A, B, C, A, B, C, A. Okay भैया, 800 joule of work is done by the gas during process A, B. तो A से B में work done by the gas 800 joule है, तो मतलब work done positive है. This W is equal to 800 joule. Okay. If gas absorbs no heat in the process AB, इस process में कोई heat नहीं absorb किया, मतलब Q कितना है? 0 है। बहुत बढ़िया बात है सर। रिजेक्ट्स 100 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग बीसी, बीसी में 100 जूल का हीट रिजेक्ट करता है, Q इज इक्वल टू -100 जूल। रिजेक्ट का मतलब समझ में आया? निकाल दिया। एंड एब्जॉर्ब्स 500 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग सी ए, सी से ए के प्रोसेस में 500 जूल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। देन फाइंड इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एट बी इफ इट इज 1000 जूल एट ए। बोल रहा है कि यहां पर आपका पॉइंट ए पर आपका U 1000 जूल है, आपको यहां पर पॉइंट बी पर U कितना होगा ये बताना है। मतलब बेसिकली मैं इस प्रोसेस में डेल्टा U निकालना चाहता हूं ए से बी में, है ना। उस डेल्टा U को मैं इस U से ऐड कर दूंगा तो मेरे को B का U मिल जाएगा, हाँ या ना?
Yes, sir. और मेरे को बी से सी वाले प्रोसेस में वर्क डन कितना है ये भी निकालना है। अब इसके इतना मैंने कर लिया, इसके बाद भी देखो मेथड है, मैं सॉल्व कर सकता हूं उसको, बट पॉइंट ये कि उस सोचने में मुझे टाइम लगेगा। जिस भी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा मुझे सोचने में थोड़ा टाइम लगेगा कि नहीं? आपको भी लग रहा है कि नहीं लग रहा? समझ ही नहीं आ रहा अगला स्टेप क्या करें। ये तो बहुत हो गया, सारा का सारा मैंने आज तक आप लोगों को जो भी सिखाया है, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है सब डायग्राम के अंदर डाल दो, सब कुछ कर दो, अच्छे से अरेंज कर लो, सब तो हो गया। अब करें तो क्या करें? बहुत ज्यादा मेरे को समझ में आ रहा है कि हाँ Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यू लगा दूंगा, डेल्टा यू लगा दूंगा तो यहाँ पे डेल्टा यू मिल जाएगा, है ना? उससे मेरे को ये वाला u मिल जाएगा, ये तो मैं निकाल लूंगा, राइट? इतना तो मुझे दिख गया, दिखा कि नहीं दिखा? Yes, sir. है ना, कुछ तो दिखा, राइट? और क्या दिख रहा है? B से C का वर्क निकालना है, इसके लिए मुझे कुछ समझ में आ नहीं रहा। आपको आ रहा है समझ में? सर साइक्लिक प्रोसेस है। क्योंकि डेल्टा भी मेरे को पता नहीं B से C का, इसलिए मेरे को इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ मैं बहुत सोचा तो मेरे को ये दिखा यार ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसलिए इसमें वर्क डन कितना है? 0, राइट? इसलिए यहां का मेरे को डेल्टा यू पता हो जाएगा कितना, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होता है, तो ये हो जाएगा 500 जूल, है ना बेटा? मतलब यहां से यहां पे 500 जूल ज्यादा है, तो यहां का U निकल आया कितना? यहां का U निकल आया 500 जूल। यहां का U कितना निकला? यहां डेल्टा U आया आपका माइनस 800 जूल, राइट? क्योंकि Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, तो 1000 में माइनस 800 ऐड किया, इस U की वैल्यू आ गई कितनी? 200 जूल। ओके, यहां का U पता है, यहां का U पता है 500 जूल, ठीक है? तो मेरे को यहां पे डेल्टा U पता है, 200 से 500 गया तो 300 जूल हो गया, है ना? और इसलिए मेरे को यहाँ का वर्क डन निकल जाएगा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू से, तो W हो जाएगा माइनस 400 जूल। बहुत बढ़िया बात है, आ गया ना आंसर? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? यस सर। पर मैं इस मेथड के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें कुछ चीजें चमक गई तो चमक गई, नहीं चमकी तो नहीं चमकी, वो वाली बात है ना? तो हम इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। जितना ज्यादा ऑर्गेनाइज होता है उतना ज्यादा सोल्यूशन आसान होता है। ऑर्गेनाइज, अब इसको हम इस डेटा को हम कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? बाय यूजिंग अ टेबल। तो हम यूज करेंगे टेबल। टेबल में क्या लिखेंगे? प्रोसेस का नाम लिखेंगे, प्रोसेस के टाइप लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे डेल्टा यू, डब्ल्यू और क्यू। प्रोसेस कौन कौन से हैं? ए से बी है, और क्या है? बी से सी और सी से ए। ये तो 3 इंडिविजुअल प्रोसेस हो गए और उसका ओवरऑल साइकिल है ना? ये हम लोगों ने टेबल बना ली। यहां तक किसी को दिक्कत? ये टेबल आपको हमेशा बनानी जब भी आप साइक्लिक प्रोसेस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खास तरीके से इस तरीके का जिसमें काफी सारे अलग अलग प्रोसेसेस आपको एक साथ हैंडल करने हैं। तो ये टेबल बना लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? इसके बाद क्या करोगे? प्रोसेस का टाइप लिखोगे। ए से बी कौन सा प्रोसेस का टाइप है? तो क्वेश्चन में दे रखा है Q इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ए से बी क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस। बी से सी में प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए ये आइसो बारिक प्रोसेस है। सी से ए आइसोकोरिक है, ठीक है? ये लिख लिया। इसके बाद क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ था वो लिखेंगे। यहां तो मैंने सब कुछ निकाल दिया था, जो डेटा दे रखा है वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। दे रखा है 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द गैस ड्यूरिंग प्रोसेस ए टू बी। ए से बी में वर्क डन आपका 800 जूल है, जो दे रखा है उसको मैं ब्लैक से लिख रहा हूं, ठीक है? इफ गैस एब्जॉर्ब्स नो हीट इन प्रोसेस ए बी, यहां पर Q यहां पर 0 है। रिजेक्ट्स 100 जूल इन बी सी, यहां पर Q माइनस 100 है। एंड एब्जॉर्ब्स 500 जूल, मतलब यहां पे Q प्लस 500 जूल है। बस यही डेटा दे रखा है ना? ये तो क्वेश्चन में डायरेक्टली मेंशन है। इसके बाद मैं ब्लू कलर से वो लिखूंगा जो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं लुकिंग एट दीज प्रोसेसेस। तो एडियाबैटिक है तो Q0 वहीं से तो अपन ने एडियाबैटिक निकाला था। आइसोबारिक का मतलब
क्या जीरो होगा, ना तो डेल्टा यू जीरो होता है, ना डब्ल्यू जीरो होता है, ना क्यू जीरो होता है। ओके, आइसोकोरिक में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि डब्ल्यू जीरो है। अच्छा, कंप्लीट साइकिल तो लिखा ही नहीं मैंने। अच्छा, यहाँ साइकिल क्यों लिखा, साइकिल यहाँ लिखेंगे ना, दोनों जगह लिख सकते हो बेसिकली, साइकिल साइकिल और ये साइक्लिक लिख सकते हो, राइट, एक ही बात है। तो अगर कंप्लीट साइकिल के बारे में बात करेंगे तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेन सीखना है कि पूरे के पूरे साइकिल में, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, तो डेल्टा यू हमेशा जीरो होगा। ये आप हमेशा डायरेक्टली ऐसे मार्क कर लेंगे, साइक्लिक ये हमेशा यहां पर जीरो रहेगा ही रहेगा। जब भी साइक्लिक प्रोसेस होगा यहां पर हमेशा जीरो ही रहेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, अब हम कंप्लीट साइकिल को सॉल्व करना चाहते हैं। सॉल्यूशन मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं। मैं क्या बोलूंगा, देखो यहां पर तो तीनों का क्यू दे रखा है, तो मैं टोटल क्यू निकाल सकता हूं साइकिल का, हाँ या ना? 400 जूल। दूसरी चीज, किसी भी प्रोसेस के लिए डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू क्यू होता है ना? तो ध्यान दीजिएगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस होगा, और सिमिलरली इन तीनों का सम यहां आएगा, इन तीनों का सम यहां आएगा, इन तीनों का सम यहां आएगा। समझ में आई बात? ये टेबल में हमको साफ साफ दिखेगा रास्ता, इसलिए मैंने टेबल बनाई है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू होगा, ठीक है? और इंडिविजुअल प्रोसेस में जो भी डेल्टा यू आएगा उसका सम टोटल डेल्टा यू होगा, इंडिविजुअल प्रोसेस के वर्क डन का सम टोटल वर्क डन होगा, इंडिविजुअल प्रोसेस का क्यू का सम टोटल क्यू होगा। समझ में आई बात, हाँ या ना? अब इसका देखो क्वेश्चन में कुछ बता ही नहीं है, क्या करेंगे? इन दोनों का सम यहां आना है, तो मतलब यहां पे नेचुरली क्या आएगा, 400 जूल आएगा, ये इधर से आया, राइट? इन तीनों का सम यहां होना है, तो यहां पे नेचुरली क्या आएगा, -400 आएगा। इसका और इसका सम यहां आना है, तो मतलब यहां पे 300 आएगा। इसका और इसका सम यहां आना है, मतलब यहां पे -800 आएगा। इसका और इसका सम यहां आना है, मतलब यहां पे 500 आएगा। इन तीनों का सम 0 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ना बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? तो अब मुझसे पूछा क्या गया था, पूछा गया था बी से सी का वर्क डन। -500 होगा। क्या क्या हुआ? सर वहाँ -500 होगा। यहां पर -500। नहीं बेटा, -800 प्लस 300 प्लस 500 इज इक्वल टू सर 0, राइट? इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, इन दोनों का सम यहां आना चाहिए, राइट? है ना? देखो ब्लैक कलर वाला गिवन है, जीरो वाला डायरेक्ट प्रोसेस से लिखा है, ये जीरो हमेशा होता है, इसलिए इसको आप डायरेक्टली हमेशा लिख सकते हो, हमेशा बिना क्वेश्चन पढ़े यहाँ पे डेल्टा यू जीरो लिख सकते हो। तो ये और ये एंट्री आपको पता है। अब सिर्फ ग्रीन वाली एंट्री आपने सॉल्व करी है, बहुत आसान है ग्रीन वाली एंट्री सॉल्व करना, खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है? इन तीनों का सम 0 होना चाहिए, यहाँ -800 है, यहाँ 300 है, यहाँ पे नेचुरली कितना आएगा, 500 आएगा ना। सुडोकू सॉल्व करना है यार, सुडोकू सॉल्व करना है, और क्या, वो भी सिंपल सुडोकू, सुडोकू तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? समझ में आया कि नहीं? अब आपको यहां वर्क डन निकालना था, कितना आया, बी से सी में वर्क डन, बी से सी का वर्क डन सर -400 जूल है, अपन ने मेहनत करके निकाला था, -400 जूल डायरेक्ट आ गया। बोला है कि इंटरनल एनर्जी एट बी एंड सी निकालना है इफ इट इज 1000 जूल एट ए। यहां पर अगर 1000 जूल है तो बी का कितना डेल्टा यू, बी पर यू कितना होगा और सी पर यू कितना होगा? तो देखो भैया, ए से बी का डेल्टा यू -800 है, यहाँ पे 1000 था, -800 यहाँ का 200 आ गया, है ना? बी से सी का डेल्टा यू 300 है, 200 में 300 ऐड कर तो कितना आ गया, 500 आ गया। कोई दिक्कत, हाँ या ना? डेल्टा यू ए टू बी इज इक्वल टू -800, दिस implies ub minus ua is equal to -800, this implies ub is equal to ua minus 800, that is equal to 200 joules आ गया। सिमिलरली
यू सी माइनस यू बी इज इक्वल टू, बी से सी के बारे में बात करें, डेल्टा यू कितना है 300, दिस इंप्लाइज यू सी इज इक्वल टू यू बी प्लस 300 दैट इज इक्वल टू 500 जूल। तो फर्स्ट पार्ट के दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए, सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, वर्क डन ड्यूरिंग बाय द गैस ड्यूरिंग पार्ट बी सी इज -400 जूल। कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो। क्वेश्चन को आसान बनाया कि नहीं बनाया इस टेबल ने, सोचने वाला पार्ट इजी किया कि नहीं किया? बोलना ही नहीं है ना। चलो इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप इस मेथड को और ज्यादा अप्रिशिएट करोगे। बढ़ू आगे? सर रुकिए सर थोड़ा सा। करो, कॉपी करो। ये -400 नहीं है, ये मैंने एरो बनाया था समझाने के लिए, ठीक है। हो गया कॉपी? देखो मैंने सॉल्व तो इसको बिना टेबल के कर लिया था, पर उसमें मेरे को सोचना पड़ा था। कभी हो सकता है एग्जाम में क्लिक ना करे। टेबल इज मेकिंग श्योर कि मुझे सोचना कम पड़ेगा, राइट? हो गया सर। हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। फाइंड द रिमेनिंग एंट्रीज इन द टेबल फॉर द गिवन साइकिल। आपको देखिए इसमें सिर्फ दो एंट्रीज दे रखी है, इधर का वर्क डन, इधर का क्यू साइकिल का, और आपको बाकी सब भरना है। भर पाओगे? ट्राई करते हैं। देखो बोल रखा है कि ए टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस है, ए टू बी एडियाबैटिक प्रोसेस है, इसलिए क्यू 0 होगा। जो क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है उसको भर लेते हैं। या प्रोसेस बी टू सी आइसोथर्मल है, इससे डेल्टा यू कितना होगा? 0 होगा, है ना। और कुछ दे रखा है क्या क्वेश्चन में डायरेक्टली? अभी तो मुझे नहीं लग रहा। तो ठीक है, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। इन दोनों का सम यहां आना चाहिए, है ना। तो यहां पर क्या हो, प्लस वाई, समथिंग प्लस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब दैट समथिंग इज इक्वल टू माइनस वाई। एक और चीज जो हमें सबसे पहले भर लेनी चाहिए थी, क्या? वो डेल्टा यू आपका 0 होगा। ये क्वेश्चन में मेंशन करने की जरूरत नहीं, हमेशा ही होगा। साइकिल के लिए डेल्टा यू हमेशा 0 ही होता है। तो नेचुरल सी बात है, यहां माइनस वाई, यहां 0, यहां पे 0, तो यहां पे क्या आएगा? वाई आएगा। कोई दिक्कत? इधर 0 है, दिस प्लस दिस इक्वल टू एक्स होना चाहिए, तो इधर पे एक्स आएगा। अब यहां फंस गए, यहां पे आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि क्वेश्चन में एक और डेटा गिवन है जो आपने ध्यान नहीं दिया। क्या है वो? प्रोसेस C2A आइसोकोरिक है, ये गिवन है ना। अगर ये आइसोकोरिक है तो वर्क डन आपका 0 होगा। तो y प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां का एंट्री y 0 प्लस समथिंग प्लस y इज इक्वल टू x, दैट मीन्स यहां पर आएगा x माइनस वाई, एंड दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो यहां पर भी आ जाएगा x माइनस वाई। समझ में आई बात, हाँ या ना? सारी एंट्रीज हो गई, सिर्फ दो डेटा दिया था क्वेश्चन में, बाकी सब हमने खुद से भर दिया। दो डेटा गिवन था, इसके अलावा कुछ डेटा ऐसा था जो हम लोगों ने ग्राफ से या प्रोसेस के नाम से इन्फर किया, वो है ये वाला Q, ठीक है, ये वाला 0, ये वाला 0 और ये वाला 0, ये हमेशा ही होता है। ये तीन चीजें हमने प्रोसेस के नाम से इन्फर की, ठीक है। किसी को दिक्कत हो तो बता दो।
इजी है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? ये टेबल इतना कम इंफॉर्मेशन से इतनी सारी इंफॉर्मेशन तुरंत निकल जा रही है, इजी है कि नहीं है ये बताओ? यस सर। आगे बढ़े फिर। यस सर। हमारा अगला टॉपिक है एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखो यार, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप किसी भी मशीन की एफिशिएंसी या इंजन की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे? आप निकालोगे कि आपने मशीन से आपको कराना क्या है? काम करवाना है, वर्क कराना है ना? कार के इंजन से क्या कराना है? मैकेनिकल वर्क करवाना है। कैसे करवाना है? आप उसको एनर्जी सप्लाई करते हो। किस फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हो? हीट की फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हो। तो एफिशिएंसी हो जाएगा वर्क डन अपॉन हीट, हाँ या ना? यही होगा ना? दैट इज बेसिकली W by Q. नाउ फॉर साइक्लिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W होता है, और डेल्टा U जीरो हो जाएगा साइक्लिक प्रोसेस के लिए। इसका मतलब Q इज इक्वल टू W, इसका मतलब आपकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 या 100%। ये क्या मजाक है? 100% एफिशिएंसी कभी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर फ्रिक्शन वगैरह में लॉस हो जाएगा। देखो भाई, फ्रिक्शन वगैरह का जो लॉस होता है ना, वो एक्स्ट्रा लॉस है। मैं यहाँ पे सिर्फ थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या होता है बेटा, आप गैस को अगर हीट सप्लाई करते हो तो गैस को जितनी हीट सप्लाई करे एग्जैक्टली उतना वर्क करके गैस आपको कभी दे नहीं सकता। गैस कभी भी अपनी जितना हीट वो एब्जॉर्ब करेगा पूरी की पूरी हीट को वो एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको नहीं दे, सॉरी वर्क में कन्वर्ट करके आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो एफिशिएंसी जो है, थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी जो कभी भी 100% नहीं हो सकती। पर आ तो रहा है सर फॉर्मूले से, ध्यान दीजिए। इसके लिए हम ये जो गड़बड़ आ रही है कि हमेशा ही 100% एफिशिएंसी होगी, इसको समझने के लिए हम यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस कंसीडर करते हैं। ये रहा मेरा साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, इस साइक्लिक प्रोसेस में ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, है ना? दिस एरिया इज इक्वल टू वर्क डन, राइट? लेकिन अगर इसका मैं नाम दे दूं, लेट से प्रोसेस ABCDA, तो A से B में वर्क डन 0 होगा, लेकिन कुछ हीट सप्लाई की जाएगी Q1, यहां कुछ हीट सप्लाई करी जाएगी Q2, यहां कुछ हीट सप्लाई करी जाएगी Q3, यहां कुछ हीट सप्लाई करी जाएगी Q4। तो टोटल Q कितना हो जाएगा सर? टोटल Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। पर सोचिए, A से B जो प्रोसेस है, इस A से B प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन 0 है और डेल्टा U पॉजिटिव है। इसका मतलब Q1 आपका पॉजिटिव है, हमने इसे हीट सप्लाई करी है। B से C प्रोसेस में आपका वर्क डन भी पॉजिटिव है और डेल्टा U भी पॉजिटिव है। क्यों भैया डेल्टा U क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब टेम्परेचर को आपने इंक्रीज कर दिया। वर्क डन पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पे 0 लिख दिया गलती से, वर्क डन पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर जो Q2 आया ये भी आपका पॉजिटिव है। अगर मैं C से D के बारे में बात करूं, मतलब इस प्रोसेस के बारे में बात करूं, तो क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, यहां पे वर्क डन आपका 0 है और प्रेशर सेम रखते हुए वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज हुआ होगा, इसलिए डेल्टा U आपका नेगेटिव है। इसका मतलब आपका जो Q3 है ये नेगेटिव है। और D से A जो प्रोसेस है, इसमें क्या हुआ, आपका वर्क डन नेगेटिव है, डेल्टा U भी नेगेटिव है। देख सकते हो आप लोग कि नहीं देख सकते? टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब आपका Q4 भी नेगेटिव है। नाउ Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, दिस इज इक्वल टू W। वेरी गुड, बट देयर इज ए प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है सर?
मैंने यहां पर लेट से 1000 जूल एनर्जी सप्लाई करी, 1000 जूल। यहां पर मैंने लेट से हीट सप्लाई किया है आपका लेट से 2000 जूल। यहां पर Q नेगेटिव है, मतलब सिस्टम से हीट निकल गई है। लेट से हीट निकाल दी इसने -500 जूल, और यहां पर लेट से उसने हीट निकाल दी है, मतलब Q हो गया है माइनस लेट से 800 जूल। अब प्रॉब्लम क्या है सर, मैंने हीट उसको सप्लाई करी थी कोयला जलाकर, तो मैंने जब उसे 1000 जूल हीट सप्लाई किया, मेरा कोयला बर्न हुआ। जब मैंने 2000 जूल हीट सप्लाई किया, मेरा कोयला जला। बट सर जब इसने 500 जूल रिलीज कर दिया, तो उससे मेरा कोयला वापस थोड़ा बन गया सर, मेरा कोयला तो जल ही गया ना, हाँ या ना? समझ में आई सर बात? रिपीट कीजिए। सर रिपीट कीजिए सर फिर से। मैंने हीट सप्लाई करने के लिए अपना कोल बर्न किया था लेट से, तो सर ये 1000 जूल हीट सप्लाई करने के लिए मैंने कोल को बर्न किया, 2000 जूल हीट सप्लाई करने के लिए मैंने कोल को बर्न किया, तो मैंने 3000 जूल के इक्विवेलेंट कोल को बर्न कर दिया। अब सर जब प्रोसेस सी से डी में इसने हीट को रिजेक्ट किया है, जब सिस्टम से हीट बाहर निकला है, तो वो हीट थोड़ा ना वापस से जले हुए कोयले में गया और उससे वापस पुराना वाला कोयला बन गया। जो कोयला जल गया था तो जल गया ना सर, हाँ या ना? यस सर। तो यहां पर आपका जो हीट है वो वर्क डन टोटल कितना है यहाँ पे, 3000 -500 -800, मतलब कि 1700 जूल का वर्क डन, और 1700 जूल का ही क्यू भी सप्लाई था। बट प्रॉब्लम क्या थी, मेरा कोयला तो 300 जूल के बराबर लगा ना, ये जो -500 जूल मतलब उससे 500 जूल हीट जो बाहर निकली और यहाँ 800 जूल हीट जो बाहर निकली, वो तो सराउंडिंग में डिसिपेट हो गई, वो मेरे काम की थोड़ा ना है। देखो भाई, एनर्जी कंजर्व तो रहेगी, लेकिन जब हम एफिशिएंसी के बारे में बात करते हैं तो क्या बात करते हैं कि यूजफुल कितना रहा। मेरा खर्चा हुआ 300 जूल, उसमें से यूजफुल रहा सिर्फ 1700 जूल, राइट? ये 1300 जूल वेस्ट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? तो मेरी एफिशिएंसी क्या आ यस सर। जाएगी, मेरी एफिशिएंसी आएगी 1700 जूल अपॉन 3000 जूल, राइट? नाउ दिस विल बी लेस देन 100%, राइट? हाँ या ना, बताओ जरा। यस सर। हमेशा ही बेटा यही होगा। आप जब यहां पे Q लिख रहे हो ना, ये Q टोटल Q नहीं है, दिस इज ओनली पॉजिटिव Q। जिस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हुआ है उस प्रोसेस में आप Q को 0 मानो और उसके हिसाब से एफिशिएंसी निकालो। समझ में आई बात? हीट जो निकल जा रहा है, जब Q नेगेटिव हो रहा है तो हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। अब सिस्टम से बाहर निकलने वाला हीट तो सराउंडिंग में डिसिपेट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग में हो गया, चला गया, मतलब ठीक है। समझ में आई बात? ग्लोबल वार्मिंग किसी और तरीके से होती है, बात भावनाओं को समझो। वो तो मतलब सराउंडिंग में डिसिपेट हो गया, वो तो एनर्जी का लॉस है, वो हीट मुझे वापस नहीं मिला। इसलिए जब मैं वर्क डन बाय क्यू निकाल रहा हूं तो डब्ल्यू तो टोटल लूंगा साइकिल का, पर क्यू कौन सा लूंगा, सिर्फ वो वाला जो मैंने पॉजिटिव हीट सप्लाई किया। अलग अलग प्रोसेस में देखूंगा कौन कौन से प्रोसेस में हीट सप्लाई पॉजिटिव है, सिर्फ वही वाले हीट को यूज करूंगा, तब जाके मेरी एफिशिएंसी आएगी। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? यस सर। आ गया? तो सब लोग अब इसको एक बार कॉपी कर लो और मैं अंत में नोट्स लिखाऊंगा, वो लिख लो। हो गया सर। हो गया? ठीक है, सबको कॉपी कर लेने दो। ये जो मैंने नंबर्स लिखे थे ना, ये वाले, ये सिर्फ समझाने के लिए थे, ये कोई असली नंबर इस डायग्राम के हिसाब से है नहीं, ठीक है? मैंने बस बोला था लेट से ऐसे ऐसे नंबर्स हैं।
कॉपी हो गया? देखो लिखो, अब क्या लिखोगे? लिखेंगे कि while calculating efficiency as eta equals to W by Q, while calculating efficiency as eta equals to W by Q, W is taken as total work during the cycle and Q is taken as only the heat supplied, not heat rejected. सिर्फ हीट सप्लाइड यूज किया जाएगा, हीट रिजेक्टेड को यूज नहीं किया जाएगा. दैट इज Q heat that is Q value only for the process where Q is positive. ठीक है? This efficiency is always less than equal to 100%. As when Q is negative, the heat is dissipated into surroundings. As when heat is negative, when Q is negative, the heat is dissipated into surrounding and turns into unuseful energy. एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, क्या होता है? एनर्जी का डिग्रेडेशन हो जाता है, वो अनयूजफुल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. ओके बेटा? सर फिर से रिपीट कीजिए ना सर. कहाँ से? सर इन efficiency is less than 100%. As when Q is negative, as when Q is negative, as when Q is negative, the heat rejected by the gas is dissipated to surroundings, and turns into unuseful energy. अगर क्लास 9-10 में ठीक से पढ़े होगे तो आपको एक टर्म याद आ रही होगी, कौन सी? एनर्जी डिग्रेडेशन, खासतौर से आईसीएसई के बच्चों को. आगे बढ़े. देखो भैया, हीट इंजन कैसे वर्क करता है समझो. एक हॉट रिजर्वायर होता है जिसका टेम्परेचर TH होता है. क्या होता है? TH से रिप्रेजेंट करते हैं इसके टेम्परेचर को. एक कोल्ड रिजर्वायर है जिसके टेम्परेचर को हम लेट से TL से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लो टेम्परेचर से रिप्लेस कर रहे हैं TL से. ठीक है? ये हायर टेम्परेचर पे TH है, ये लोअर टेम्परेचर पे TL है. क्या करता है ये इंजन? हायर टेम्परेचर पे हीट को एक्सेप्ट करता है, जो हीट लिया उससे कुछ वर्क करता है और बची हुई हीट वो लोअर टेम्परेचर पे डिसिपेट कर देता है. समझ में आई बात? ये हो जाएगा Q हाई, ये हो जाएगा वर्क डन, और ये हो जाएगा आपका Q लो. यही वर्क जो है जिसकी वजह से आपका कार या कोई भी इंजन चलता है. ठीक है? समझ में आई बात? अब आपकी ये जो एफिशिएंसी होती है इस इंजन की, इसको आप W बाई QH बोल सकते हो, हाँ या ना? क्योंकि ये तो हीट डिसिपेट हो गई ना. दैट इज इक्वल टू, आप इसको QH माइनस Q लो अपॉन QH बोल सकते हो. इसलिए आप इसके एक फॉर्मूला बन जाता है, ईटा इज इक्वल टू
1 माइनस क्यू लो बाय क्यू एच। समझ में आई बात? अब देखो यहां पर ये इंजन बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पे कार बनाने की भी जरूरत नहीं है, बस ऐसे वर्क निकाल देना, ऐसे हीट निकाल देना, कहानी खत्म। इंजन मत बनाना, बस गोला सर्कल बना देना, बस सर्कल बना के ऊपर से हीट आया, कुछ वर्क हो गया और कुछ हीट चला गया। दिस इज क्यू एच, दिस इज क्यू लो एंड दिस इज वर्क, ठीक है। इधर हॉट रिजर्वायर, इधर लो कोल्ड रिजर्वायर, इधर का टेम्परेचर TH, इधर का टेम्परेचर T लो, ऐसे करके कर देना, ठीक है बेटा। कोई भी हीट इंजन जो है वो इसी तरीके से वर्क करता है। कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ूं? जो सबसे ज्यादा इफिशिएंट साइक्लिक प्रोसेस है, जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है, उसका नाम है कार्नोट साइकिल। ये कार्नोट साइकिल क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग टॉपिक है। आधे घंटे का टॉपिक हार्डली बचा हुआ इस चैप्टर में, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ही हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू भी कर देंगे, ठीक है।